राव ट्यूटोरियल सीजीपीएससी मेंस के पूर्णतः निःशुल्क क्लास के लिए आइए जुड़ते हैं योगेश सर के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राव ट्यूटोरियल चैनल में। दोस्तों, आज से हम आप लोग के लिए फिजिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहे हैं जो कि सीजीपीएससी मेंस, प्री, व्यापम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित होगी, जिसमें आपको सिलेबस के साथ साथ उन सभी विषयों को कवर किया जाएगा जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, बट सिलेबस में कहीं पर भी अंकित नहीं किए गए दोस्तों। तो फिजिक्स एक बड़ा चैप्टर है जिसमें मुख्यतः रूप से प्रकाश और विद्युत को कवर किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हमको सारे प्रश्नों को कवर किया जाए जो कि आपको सिलेबस में मिलता नहीं है। तो दोस्तों, वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स। तो मैं जो फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला चैप्टर हमारा है वहाँ पर प्रकाश। तो हम देखते हैं प्रकाश क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो प्रकाश वास्तव में है क्या? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनमें ऊर्जा होती है और जिसके कारण से हमें किसी वस्तु को देख पाते हैं। दोस्तों, क्या हम किसी अंधेरे कमरे में हम क्या किसी वस्तु को देख सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सकते। तो हम किसी वस्तु को तभी देख पाएंगे जब वहां पर प्रकाश विद्यमान हो। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल दोस्तों, मान लिया जाए पानी में किसी एक वस्तु का प्रतिबिंब आई बन रहा है जिसे हम यहां से देख रहे हैं। मान लिया जाए कि इस प्रतिबिंब के रास्ते में यदि कोई रुकावट रख दिया जाए तो क्या हम इस वस्तु को देख पाएंगे? नहीं। तो इस वस्तु को हम तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक यहाँ से होकर जाने वाला प्रकाश हमारी आंखों पर ना पड़े। इसका मतलब किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको प्रकाश विद्यमान चाहिए या प्रकाश उस वस्तु से होकर के हमारे आंखों पर आनी चाहिए। ठीक है, तो प्रकाश है क्या? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें ऊर्जा होती है और इसके कारण से हम किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब प्रकाश की प्रकृति में आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी समांगी माध्यम में प्रकाश की प्रकृति नियत होती है, अर्थात प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड आया है समांगी माध्यम। समांगी माध्यम होता क्या है? समांगी माध्यम मतलब ये होता है एक समान माध्यम। कहने का मतलब प्रकाश यदि हवा में गमन कर रही है तो वहां पर सिर्फ हवा होना चाहिए, पानी है तो सिर्फ पानी, गैस है तो सिर्फ गैस। एक समांगी माध्यम यानी कि होमोजीनियस माध्यम, जहां पर उस माध्यम में जो भी कण होंगे वो होमोजीनियस होंगे, एक समान होंगे। ठीक है, हवा तो हवा, पानी तो पानी, या तो गैस तो गैस। तो इस माध्यम को हम कहते हैं समांगी माध्यम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब किसी समांगी माध्यम से प्रकाश की समांगी माध्यम में प्रकाश की प्रकृति नियत होती है, अर्थात प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की प्रकृति नियत होगी। नियत हुई कहने का मतलब प्रकाश की जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी, चाल, वेग, सब क्या होगा उस माध्यम में नियत होगा। किसी एक माध्यम में याद रखिएगा, यदि हवा है, यदि प्रकाश हवा में ही है तो थ्रू आउट जब तक वो हवा में गमन करते रहेगी उसकी प्रकृति एक समान रहेगी, जब तक कि वो माध्यम अपना परिवर्तित नहीं करती है। ठीक है, अब यदि प्रकृति एक समान है तो उसकी चाल भी क्या रहेगी? नियत रहेगी, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करेगी। अच्छा, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करेगी, इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों? क्या मान लीजिए कोई वस्तु यदि नीचे रखी हो और हम स्ट्रेट देख रहे हैं तो क्या उस वस्तु को हम देख पाएंगे? जी नहीं। हम वस्तु को कब तक देख नहीं पाएंगे? जब तक कि ठीक हमारे आंखों के वो सामने ना हो। कहने का मतलब इस पेन को यदि मुझे देखना है तो मुझे बिल्कुल स्ट्रेट पेन को देखना पड़ेगा। अगर ये पेन नीचे हो तो मुझे दिखाई नहीं देगा जब तक कि मेरी आंखें ठीक पेन के सामने ना हो। इसका कहने का मतलब यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी एक समांगी माध्यम में प्रकाश की प्रकृति नियत रहती है, अर्थात प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट है, प्रकाश को गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है, जिसके बीच में माध्यम निर्वात है, यानी कोई भी माध्यम नहीं है। ठीक है, फिर भी प्रकाश हम पर पहुंचता है, हमारे तक आता है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और उस निर्वात में यानी कि जब कोई माध्यम ना हो तब प्रकाश की चाल जो मेजर की गई है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की चाल निर्वात में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, मान लीजिए दोस्तों कोई एक सरफेस है हमारे पास ए बी और इसमें तो एक प्रकाश किरण आपतित होती है पी क्यू। तब इस सतह पर कौन कौन सी घटनाएं हमको देखने को मिलती है, देखते हैं। इस प्रकाश किरण पी क्यू का इस सरफेस में या तो पूरी की पूरी प्रकाश को ये परावर्तित कर देगा, या तो ये प्रकाश किरण इस सतह से पार करके निकल जाएगी, या क्या होगा दोस्तों, इस प्रकाश को सतह ए भी क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेगी। तो किसी भी
एक समांगी माध्यम से प्रकाश जब दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करता है तो वहां पर निम्नलिखित 3 घटनाएं हो सकती है। या तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, या तो प्रकाश उस माध्यम से भी गुजर जाएगी जिसे हम अपवर्तन कहते हैं, या तो प्रकाश किरणों को सतह क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। अब ये डिपेंड करता है परावर्तन, अपवर्तन या शोषण कब होगा, ये डिपेंड करता है कि इस सतह ए बी की प्रकृति कैसी है। अगर वो पॉलिश्ड होगा, दर्पण होगा, तो प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। यदि वो सिंपल ग्लास होगा, कांच होगा, तो प्रकाश पार कर जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। यदि प्रकाश कोई और अन्य चीज होगा, लकड़ी होगा मान लीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का अवशोषण हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रकाश की 3 घटनाएं होती है, परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण। तो ये प्रकाश की प्रकृति है दोस्तों, जो हम देख चुके हैं। पहला क्या है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें ऊर्जा होती है, जिससे कारण किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। नेक्स्ट है कि समांगी माध्यम में प्रकाश की प्रकृति नियत होती है, अर्थात प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। थर्ड है प्रकाश को गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात में गमन करता है। प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश जब भी किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, समांगी माध्यम याद रखिएगा, एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम प्रवेश करता है, तो 3 घटनाएं हो सकती है, प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। ठीक दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब यहां से होगा तो स्टार्ट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक है, तो अभी भी हमने देखा जब भी प्रकाश कण किसी एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो 3 घटनाएं होती है, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और अवशोषण। तो परावर्तन होता क्या है दोस्तों, जब कोई एक प्रकाश कण PQ किसी सतह पर आपतित होती है, ये सतह ऐसी होनी चाहिए जो कि एक तरफ क्या हो, पूरी तरह से पॉलिश्ड हो, एक तरह से पूरी तरह से वो पॉलिश कर दिया गया हो, जिससे प्रकाश क्या हो उसी माध्यम में वापस लौट जाए। ठीक है दोस्तों, सतह ऐसी होगी कि इसका एक भाग क्या होगा, पूरी तरह से पॉलिश होगा, यानी कि प्रकाश आर पार नहीं होगी। ठीक है, तो जब कोई भी प्रकाश किरण किसी पॉलिश सरफेस पर आपतित होती है, ठीक है, तब क्या होता है दोस्तों, इस सतह के द्वारा प्रकाश को उसी माध्यम में, जिस माध्यम से होकर के आई है उसी माध्यम में वापस लौटा दिया जाता है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर टकराने के पश्चात यदि उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, शर्त क्या है, सतह कैसी होनी चाहिए, पॉलिश, तभी क्या होगा प्रकाश का परावर्तन, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पर ये प्रकाश किरण में से पार कर जाएंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन में होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये PQ है आपतित किरण, QR को हम ले लेते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन में नियम क्या है पूछता है, तो पहला है यहाँ पर हम देखेंगे ये आपतित किरण यहाँ पर आके मिली, यहाँ से ये हो गई परावर्तित, और यहाँ पर ये आपतित किरण और परावर्तित किरण का एंगल निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए हमने इस बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींच दी है MN, एक लंबवत रेखा खींच दी MN। इस लंबवत रेखा को हम कहते हैं अभिलंब, क्योंकि ये सतह AB पर क्या है, लंबवत है। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण इस तरह से आपतित हो रहा है, उससे हमको एंगल निकालना है, कितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, हमको एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, वर्टिकल, और उससे हम मापेंगे कि हमारा आपतित होने का एंगल क्या है या तो परावर्तित का एंगल क्या है। ठीक है, तो आपतित किरण और ये जो अभिलंब है इसके बीच जो कोण बनता है I, इसे हम कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, कोण I। उसी प्रकार ये जो अभिलंब है MN और ये जो परावर्तित किरण है इसके बीच जो ये एंगल बना इसे हम कहते हैं R
ये है परावर्तन कोण R। तो I पर आपतन हुआ और R पर क्या हुआ, परावर्तन। तो ये हो गया आपतन कोण I और ये हो गया परावर्तन कोण R। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमको एक कॉमन चीज देखने मिल रही है कि ये इस बिंदु पर हमारा प्रकाश किरण आपतित हुआ है। तो इस बिंदु पर ध्यान देंगे, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब इस बिंदु पर मिल रहे हैं। और ये बिंदु कहां पर है, ये बिंदु एक ही तल AB पर उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। फिर सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। यह है प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। द्वितीय नियम ये कहता है कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक है, समतल सतह से, तो हमेशा कोण I इज इक्वल टू कोण R होगा। कोण I इज इक्वल टू कोण R, सॉरी I है। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में मिलते हैं या उपस्थित होते हैं। दूसरा है आपतन कोण I हमेशा परावर्तन कोण R के बराबर होता है। जहां I है आपतन कोण और R है परावर्तन कोण। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये है परावर्तन का नियम I इज इक्वल टू R। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, इसे देखने के पहले हमको एक चीज मालूम होना चाहिए कि कभी भी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कब बनता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में आपको देखेंगे डिटेल से कि होता क्या है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर तब बनता है जब चलने वाली किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। तो जब कभी एक बिंदु पर आकर मिलती है तभी हमको किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जब भी कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से होकर चलेगी और चलने के पश्चात फिर से किसी एक बिंदु पर संयोजित होगी, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, प्रतिबिंब की रचना होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु I रखा हुआ है। ठीक है, सतह जो हमारा है, माध्यम हमारा क्या है, यहाँ पर पानी है। ठीक है, पानी है। तो हम जानते हैं पानी जो होता है एक समतल दर्पण की तरह बिहेव करता है, क्योंकि नीचे उसका एक सरफेस होता है, ऊपर पानी का लेयर होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा माध्यम क्या है, पानी है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी है I, तो ये वस्तु से चल के आने वाली प्रकाश किरणें इस प्रकार से पानी के सरफेस पर आपतित होती हैं। ठीक है, मान लीजिए ये A है और ये B है, आपतित होती हैं और आफ्टर परावर्तन के पश्चात ये किरणें इस तरह से सीधे निकल जाती हैं। ठीक दोस्तों, तो वस्तु I से चलकर आने वाली किरणें AB का यहाँ पर हो गया परावर्तन CD के रूप में। ठीक है दोस्तों, परंतु क्या पानी में हमको ये वस्तु का प्रतिबिंब हमको यहीं पर दिखाई देगा क्या? नहीं, हमको वस्तु का प्रतिबिंब पानी में अंदर की तरफ कहीं हमको I डैश पर प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, अर्थात ये जो किरणें हैं जो क्या हो चुकी है, ये हो चुकी है परावर्तित। इनको यदि हम पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं, पीछे को इनको हम बढ़ाते हैं, तो कहीं पर ये I डैश पर कटती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए इस वस्तु को जो कि चल के आ रही है, आपतित हो रही कहाँ पर, पानी की सतह पर, और क्या हो जा रही है, परावर्तित। इसके प्रतिबिंब को हम कहाँ पर देख पाएंगे, I डैश पर।
ये वस्तु हमको यहाँ पर प्रतिबिंब हमको यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। क्यों दिखाई नहीं देगी? प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। हमको प्रतिबिंब कहाँ? पानी में हमको यहाँ कहीं पर आई मिलता है, ठीक है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए हमको इन किरणों को क्या करना पड़ा? एक्सटेंड करना पड़ा। जहां पर ये मिलेंगी वहीं पर हमारा क्या होगा? प्रतिबिंब की हमारी रचना होती है। इसलिए पानी में देखने पर किसी वस्तु को प्रतिबिंब उसका हमको कहां पर दिखाई देता है? कहीं पर आई डैश पर दिखाई देता है। और वो आई डैश कौन सी जगह होगी? जहां पर ये जो किरणें हैं जो क्या हो चुकी है? फैल चुकी है। इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर जहां पर ये पानी में किसी एक बिंदु पर मिलेंगी, उन्हीं बिंदु पर हमको क्या प्राप्त होगा? हमको प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होगा। क्लियर है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब तब मिलता है जब किरणें उस वस्तु से होकर जाने के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। चूंकि यहाँ पर परावर्तित होने के पश्चात किरणें मिल नहीं रही हैं, बल्कि वो फैल के चल रही हैं, डाइवर्ट होकर चल रही हैं, ठीक है। इसलिए हमको प्रतिबिंब इस तरफ नहीं मिलेगा पानी के, ठीक है। या तो हवा में नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? वो पानी में ही। क्यों? क्योंकि हम उन फैलने वाली किरणों को एक्सटेंड कर रहे हैं पीछे की ओर किसी एक बिंदु पर। और वो बिंदु कहाँ पर होगा? पानी में। जहां पर वो किरणें अगर उनको हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो कहीं पर एक बिंदु पर कटेंगी, वो वहीं पर हमको क्या मिल रहा है? प्रतिबिंब मिल रहा है, ठीक है। इन किरणों को हमने पीछे को बढ़ाया, आई डैश पर कहीं पर एक कट रही होंगी, वहां पर हमको क्या मिला? प्रतिबिंब आई डैश मिला। वस्तु पर आई का प्रतिबिंब क्या मिला हमको? आई डैश। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रकाश सीधी रेखा है, प्रकाश सीधी रेखा है, ठीक है। इस वस्तु को हम ऐसा नहीं देख सकते ना, हमको सीधा ही दिखाई देगा, ठीक है। किसी वस्तु को देखने के लिए हमको स्ट्रेट देखना पड़ता है, ठीक है। हम यहाँ से देखेंगे तो हमको वस्तु यहाँ दिखाई देगी। क्लियर है? ये चीजें हुई क्लियर। अब हम देखते हैं समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की रचना क्या होती है, उसमें हमको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे को एक वस्तु है ए बी, ठीक है। कोई एक वस्तु है ए बी, जहां पे ये वस्तु का बॉटम है और ये टॉप है, ठीक है। हमारे पास समतल दर्पण है सी डी। और हम देखते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, उसमें क्या क्या गुण हमको मिलेंगे, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है। तो मान लीजिए वस्तु से चलने वाली ये बॉटम है और ये टॉप। तो बॉटम से हम दो किरणों को लेते हैं, तो ये दो किरणें चलकर दर्पण पर यहाँ इस बिंदु पर और इस बिंदु पर आपतित हुई, ठीक है। चूंकि दर्पण है, ये समतल दर्पण है, एक तरफ पॉलिश्ड है, तो वहां से किरणें क्या हो गई? परावर्तित। और आफ्टर परावर्तन के पश्चात किरणें इस प्रकार से फैल करके चल रही हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं प्रकाश में किरणों को प्राप्त करने के लिए, एक बिंदु पर प्राप्त करने के लिए यदि कोई यहाँ से देख रहा होगा तो क्या करना पड़ेगा? उसको हमको पीछे की ओर कहीं पर एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इन प्रकाश किरणों को जो कि क्या हो चुकी है? परावर्तित हो चुकी है, इनको हम पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं तो इस बिंदु पर कहीं पर मिलती है। यानी कि वस्तु का बॉटम वो कहां पर मिला? यहाँ पर मिला, ठीक है। तो इस वस्तु के निचले भाग का प्रतिबिंब कहां पर मिलेगा? हमको इस जगह पर मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार हम टॉप को ले लेते हैं, तो टॉप चलने वाली दो किरणों को ले लिए, तो ऊपरी सतह चलने वाली दो किरणें, ये हो गई एक किरण ए, एक किरण हो गई बी। जब ये किरणें आपतित होती हैं दर्पण पर, ठीक है, तो इस प्रकार से किरणें क्या हो गई? परावर्तित हो गई। ये किरण हो गई और ये किरण हो गई, ठीक है। यहां से भी हम देख रहे हैं क्या करना पड़ेगा? किरणों को पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम किरणों को पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ये पीछे की ओर हम एक्सटेंड कर दिए, तो हमको इस जो टॉप है, ऊपरी सतह है, इसका प्रतिबिंब पीछे की ओर बढ़ाने पर कहां पर मिल रहा है? यहां पर हमको कहीं पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। फिर से एक बार समझिएगा, यहाँ पर एक वस्तु रखी थी ए बी, ये उसका ऊपरी सतह है और एक निचली सतह है। हमने निचली सतह से जाने वाली दो किरणों को लिया, जो ठीक है, जो कि परावर्तन के पश्चात फैल कर इस प्रकार चली। इनको हमने प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसी एक बिंदु पर मिलाने के लिए पीछे की ओर एक्सटेंड किया, तो ये यहाँ पर कहीं पर आकर मिली। सेम उसी प्रकार टॉप की जो किरणें हैं उनको हमने लिया, ठीक है, उस प्रकार से हो गई परावर्तित। जब उनको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ कहीं पर हमको वो प्राप्त होती है, ठीक है। और इस प्रकार हमको प्रतिबिंब क्या मिल गया? सी डी। हमको प्रतिबिंब मिल गया सी डी, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों, जो प्रतिबिंब सी डी है, ठीक है, इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हमको देखने को मिला।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रतिबिंब सीधी हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है, और ये दर्पण है, ठीक है, इसको यदि स्केल से वास्तविक रूप से मेजर किया जाए तो हम देखेंगे जितनी दूरी इस वस्तु की है दर्पण से उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की भी हमको प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, जितनी दूरी दर्पण किसकी है, वस्तु की है, उतनी दूरी किसकी होगी, प्रतिबिंब की प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको जो प्रतिबिंब मिला है वो भी कैसा मिला है, सीधा मिला है। ठीक है, जैसे वस्तु है वैसे ही प्रतिबिंब है, ये नहीं कि सर नीचे बन गया पैर ऊपर। ठीक है, अगर वस्तु सीधा है, सर ऊपर है पैर नीचे है, तो प्रतिबिंब में भी सर कहाँ है, ऊपर है, पैर कहाँ है, नीचे। लेकिन दोस्तों वर्चुअली देखा जाए तो ये उल्टा हुआ। कहने का मतलब यदि हम लेफ्ट हैंड दिखाएंगे तो हमको क्या दिखाएगा, दर्पण राइट हैंड दिखाएगा। आपने देखा होगा कभी हम सेल्फी भी लेते हैं तो लेफ्ट का आता है राइट, राइट का आता है लेफ्ट। या दर्पण में कभी अपनी इमेज देखिए, आप अपने राइट हैंड को इस तरह से दिखाएं तो वो हमको लेफ्ट हैंड दिखाएगा। ठीक है, तो वर्चुअली वो होता है उल्टा। लेकिन अगर इस तरह से देखा जाए, सर कहाँ है पैर कहाँ है, तो सर वही मिलेगा जहां पर सर है, यानी कि सीधा प्रतिबिंब को मिलेगा। प्रतिबिंब सीधा होगा बट उसके जो मूवमेंट है लेफ्ट राइट के वो उल्टे होते हैं। ठीक है, तो पहला है वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से समान होती है। ठीक है, दूसरा है प्रतिबिंब सीधा मिलता है। ठीक है, तीसरा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो भी हमको प्रतिबिंब मिल रहा है ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं प्रतिबिंब हमको तभी मिलता है जब किसी वस्तु से होकर आने वाली किरणें, ठीक है, अपवर्तन या प्रवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं। ठीक है, फिर से एक बिंदु पर आकर के क्या होंगी, वो मिल जाएंगी, तभी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बट यहाँ पर हमको ये जो किरणें हैं ये क्या हो रही है, फैल करके चल रही हैं, प्रवर्तन के पश्चात फैल के चल रही हैं। ठीक है, इस तरह से फैल गई हैं, तो कहीं पर ये मिल नहीं रही हैं, उनको हम एक्सटेंड कर रहे हैं पीछे की ओर, या पीछे की ओर हम इमेजिन कर रहे हैं कि पीछे की ओर कहीं पर जाकर यहाँ पर कटेंगी, जहां हमको क्या मिलेगा, प्रतिबिंब। यानी कि दर्पण में हमको जो प्रतिबिंब दिखता है वो प्रतिबिंब कहाँ पर दिखता है, वो बिंदु होते हैं जहां पर यदि उन किरणों को जो कि फैल चुकी हैं अगर पीछे की ओर कहीं मिलाया जाए दर्पण में, तो जिस बिंदु पर वो कटेंगी उन्हीं बिंदुओं पर हमको हमारा क्या बोलना चाहिए, चित्र या जो भी है हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। दर्पण में हम जब भी देखते हैं तो दर्पण जो इमेज दिखता है वो इमेज किस जगह पर होता है दर्पण में, तो उस जगह पर होता है जहां पर फैलने वाली जो किरणें जो फैल चुकी है हमसे जा करके वो कहीं एक जगह पर मिल रही होंगी दर्पण में, वहां पर हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है पीछे की ओर, दर्पण के पीछे की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो होगा आभासी, ये वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, वास्तविक होता तो वो सामने कहीं पर बनता, जिस तरह लेंस में होता है दोस्तों। ठीक है, लेंस में क्या होता है, अगर कुछ किरणें हैं, ठीक है, तो वो परावर्तन होने के बाद कहीं एक बिंदु पर जाकर के मिलती हैं और वहां पर प्रतिबिंब बनता है। ऐसे प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक लेंस है, यहां से होकर एक किरण गई, ठीक है, और आगे कहीं जाकर एक बिंदु पर मिलती है, तो उस बिंदु पर हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और इससे हमारा पिक्चर या वीडियो जो भी बनता है। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। बट ये जो आभासी प्रतिबिंब है ये कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, इसको हम चाह कर भी आगे किसी पर्दे पर फोकस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि रियल इमेज को, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, किसके, समतल दर्पण के। तो पहला है दोस्तों, पहला है कि एक सेकंड, पहला है दर्पण से वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। ठीक है, दूसरा है प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा
होता है। तीसरा है, चूंकि ये आभासी है इसलिए इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो ये हो गया समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का गुण क्या क्या होगा। तो पहला है, जितनी वस्तु की दूरी होगी उतनी ही प्रतिबिंब की दूरी होगी किससे, दर्पण से। दूसरा है, इससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, क्योंकि वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं कट रही है, ये पीछे कहीं एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, किरणें टकरा कर फैल गई, पीछे बढ़ाने पर कहीं पर वो मिल रही है पीछे की ओर दर्पण में। ठीक है, तो कैसा होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा। ठीक है, तीसरा है, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आगे कहीं बन ही नहीं रही है, ये तो दर्पण के पीछे बन रही है। इसको हम किसी पर्दे पर फोकस करना है तो ये फोकस नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है। चौथा है, प्रतिबिंब दर्पण में पीछे की ओर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे गोलीय दर्पण और लेंस से प्रतिबिंब की रचना किस प्रकार से होगी। दोस्तों बने रहिए चैनल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। आज फर्स्ट क्लास थी, ठीक है, इसलिए हमने बहुत स्लो स्टार्ट किया है। ठीक है, तो कल से हम देखेंगे गोली दर्पण और लेंस, इसके सारे आंखिक भी मैं आपको कराऊंगा और जितना हो सके डीप से इसकी आपकी स्टडी में करवाऊंगा। तो बने रहेगा, बहुत मजा आएगा आपको गोली दर्पण और लेंस के लिए। कंपटीशन संबंधित वीडियो के लिए चैनल से जुड़े, साथ ही लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।